Today we will study about chord curve analysis. As the name suggests, chord. CO denotes concentration of DNA and T denotes time taken for renaturation. ये एक्चुअली होता क्या है कॉर्ड कर्व एनालिसिस? इसमें क्या होता है, हम रीनेचुरेशन, डीएनए का रीनेचुरेशन एनालाइज करते हैं. ये एक टेक्निक है जो किसने डेवलप की थी? रो ब्रिटन ने एंड एरिक डेविडसन ने 1960 में. कॉर्ड कर्व हमें क्या मतलब ओवरऑल कॉर्ड का इंफॉर्मेशन क्या देता है हमें? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कितने जो डीएनए सीक्वेंस है वो रीनेचर्ड हुआ है, और ये मेजर करता है उस डीएनए सीक्वेंस में कितने रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, ये हमें बताता है. अब ये प्रोसेस होता कैसे है, जिससे हम इसमें इसका प्रोसीजर कैसे होता है. हम एक कोई डीएनए सीक्वेंस लेंगे, हमें पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो अब उसे हम हीट करेंगे. हीट करने पर वो क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा. डीनेचर मतलब कि वो उस हाइड्रोजन बॉन्ड उसके टूट जाएंगे और 2 सिंगल स्ट्रैंड्स फॉर्म कर लेगा. फिर उसके बाद टाइम के साथ क्या होता है, हीट लॉस होता रहेगा, तो हीट कम हो जाएगी, सैंपल हमारा कूल हो जाएगा, जिसकी वजह से वापस से जो डीएनए है वो बॉन्ड फॉर्म करने लग जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन. वापस से फॉर्मेशन होने लगता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, रीएनेलिंग डीएनए की होने लगती है. अब जो रीनेचुरेशन है, हमने बोला कि ऐसे ऐसे वापस से बॉन्ड फॉर्म होने लगता है, पहले हीट से टूट जाते हैं फिर वापस से बॉन्ड फॉर्म होने लगते हैं. तो जो ये रीनेचुरेशन है वो भी किसी फैक्टर पे डिपेंड करता होगा. वो रीनेचुरेशन को भी कोई कुछ फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करते होंगे रीनेचुरेशन के प्रोसेस को. तो ये मेनली तो 3 टाइप के फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, बट हम कंसिडर 4 टाइप का फैक्टर भी करते हैं, जो होता है विस्कोसिटी. तो फर्स्ट फैक्टर होता है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए इन सॉल्यूशन. जो हमने सॉल्यूशन लिया है, सैंपल सॉल्यूशन, उसमें डीएनए के कंसंट्रेशन कितना है. सेकेंड फैक्टर होता है टाइम. हमने कितना टाइम दिया उसे डीनेचुरेशन के लिए और रीएनेलिंग के लिए. अगर हम उसे इनफ टाइम मिल जाता है तो सारे जो सैंपल जो पूरा जो सीक्वेंस है वो पूरा डीनेचर हो जाता है. थर्ड होता है बफर फैक्टर. बफर फैक्टर हमें पता है कि बफर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं. तो डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज. तो वो कैसे अफेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस से. ये पॉजिटिव आयंस कैसे रीएनेलिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, वो होता है. फोर्थ होता है विस्कोसिटी. विस्कोसिटी हम इसलिए कंसीडर नहीं करते, ये तभी हम कंसीडर करते हैं जब डीएनए सैंपल कॉन्टैमिनेटेड होता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं. पर हम सीधा डायरेक्ट डीएनए, प्योर डीएनए सैंपल लेंगे. मोस्ट केसेस में हम प्योर डीएनए सैंपल लेते हैं, तो विस्कोसिटी को हम कंसीडर नहीं करते हैं. अगर प्रोटीन का प्रेजेंस रहता है तो विस्कोसिटी चेंज होती है, बस यही होता है इसमें. पर मेनली हम ये जो 3 फैक्टर्स है यही अफेक्ट होते हैं. अब ये कॉर्ड कर्व के एनालिसिस के लिए हमने कोई कर्व बनाया, ग्राफ बनाया. अब ग्राफ बनाने के लिए तो हमें वैल्यू चाहिए, तो कोई तो फॉर्मूला होगा कॉर्ड वैल्यू को फाइंड करने के लिए. तो उसका ये फॉर्मूला होता है, कॉर्ड वैल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए मोल्स पर लीटर में लेंगे, टाइम सेकेंड्स में लेंगे, और बफर फैक्टर लेंगे. कैटायंस का इफेक्ट्स देखेंगे कि रीनेचुरेशन की स्पीड को कैसे इफेक्ट करता है कैटायन, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, और इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं. इतना हमने देख लिया कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. अब क्या होता है, हमने ये बोला कि जो डीनेचुरेशन है उसमें 3 फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. रेट ऑफ रीएनेलिंग को क्या करेंगे, 3 फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. बट हम वही देखेंगे, रेट ऑफ रीएनेलिंग कोई पर्टिकुलर बेस का देखेंगे हम, तो वो अफेक्ट करेगा कि वो बेस कितना प्रेजेंट है.
कंसंट्रेशन बेस की देखेंगे, उस सीक्वेंस में कितना बेस की कंसंट्रेशन है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, हमने लिया एक तो G, एक C बेस, एक T बेस। तो अब ये जो बेस पेयर्स है, जैसे G बेस पेयर कितने 20 टाइम्स प्रेजेंट है उस सीक्वेंस में, C प्रेजेंट है 10 टाइम्स और T प्रेजेंट है 2 टाइम्स। तो रेट ऑफ एनेलिंग ज्यादा किसकी होगी? G की, क्योंकि हाई रिपीटेटिव जो सीक्वेंस होते हैं वो ज्यादा जल्दी री एनेलिंग शो करेंगे, फिर C की और फिर T की। अब प्रोसीजर हमने बताया था, जैसे हम सबसे पहले हीट करेंगे डीएनए जीनोम को, जब तक वो डीनेचुरेट नहीं हो जाता, मतलब 2 सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म नहीं कर लेता। अब सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म कर लिया, अब हम उस सैंपल को रख देंगे ताकि वो कूल डाउन हो जाए और डीएनए वापस से रीएनेलिन फॉर्म करने लगे, रीएनेलिंग प्रोसेस शो करे, रीनेचुरेशन प्रोसेस। अब जब वो प्रोसेस शो करेगा, जैसे ये हमने एक पूरा लिया है डीएनए सीक्वेंस, 2 अलग अलग ये डीनेच्योर्ड है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा, टाइम के साथ सैंपल हमारा कूल डाउन होने लगा, तो ये क्या होंगे, वापस से रीनेच्योर्ड होंगे जो रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये हमने मान लिया ऊपर के हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस से ज्यादा रीएनेलिंग शो करेंगे, तो ये बॉन्ड फॉर्म करने लग जाते हैं वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये नीचे का ये अलग ही रहते हैं, ये वाला स्ट्रैंड। तो अब जो ये हमने लिया, जैसे इतना फॉर्म हो गया टाइम के साथ, कुछ टाइम बाद इतना फॉर्म हुआ, तो हमने सैंपल लेंगे यहाँ पर और उसका रीएनेलिंग को एनालाइज करेंगे। फिर ये वाला फॉर्म हो गया, तो थोड़ी देर बाद जब इतना फॉर्म हो गया तो हम फिर सैंपल लेंगे, फिर रीएनेलिंग का प्रोसेस देखेंगे। तो ऐसे करके डिफरेंट टाइम पे हम पूरा रीएनेलिंग को एनालिसिस करते हैं। फिर जो हम कॉट वैल्यू है उसको डिटरमाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉट कर्व बना देंगे, सिंपल ग्राफ बनाएंगे। अब जो ग्राफ होता है लगभग ऐसा दिखता है। इसमें क्या होता है, जो वाई एक्सिस है वो शो करता है परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कितने हैं, और एक्स एक्सिस शो करता है लॉग कॉट की वैल्यू। अब हमने देखा ये जो ग्राफ है ऐसे, अब जो ये है सबसे ऊपर, मतलब कॉट की वैल्यू यहाँ पर कम आ रही है, वो हाईली रिपीटेटिव कंपाउंड्स है, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो रीएनेल होंगे ज्यादा जल्दी। फिर ये वाले क्या है अपने मॉडरेटली रिपीटेटिव कंपाउंड, और एट लास्ट ये हमारे यूनिक और लो कॉपी सीक्वेंस होते हैं। हम ऊपर से नीचे यहाँ पर आते जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कम होता जाएगा, वो वापस से डबल स्ट्रैंड बनते जाएंगे। अब हमने क्या किया, एनालिसिस किया किसका, कॉट कर्व का। तो कॉट कर्व का एनालिसिस से हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें क्या बताता है कि वो डीएनए कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस है, कितने परसेंटेज में सीक्वेंस प्रेजेंट है, और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है डीएनए का, और काफी सारी प्रॉपर्टीज बताता है। तो हमने ये देखा कि इसमें अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास डीएनए का जिसमें ज्यादा रिपीटेटिव डीएनए है, तो वो क्या होगा, वापस बॉन्ड जल्दी फॉर्म करेगा, रीनेच्योर फास्ट होगा। जिसमें कम रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो रीनेच्योर लेट होगा। तो अगर हम प्रॉपर टाइम, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर एक इनफ टाइम मिल जाए तो पूरा सैंपल क्या होगा, रीनेच्योर हो जाएगा। अगर कॉट की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो क्या है, लो कॉट की वैल्यू है, जो हमें क्या बताती है कि जो सैंपल है हमारे पास उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस ज्यादा है। अगर कॉट की वैल्यू हाई है तो वो हमें क्या बताती है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस कम है और यूनिक सीक्वेंस ज्यादा है। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया था उसमें हमने देखा ही था, ये हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस ज्यादा है, कॉट की वैल्यू कम है। ये हमारा यूनिक है, इसमें कॉट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने कॉट डिनोट किया था, वाई एक्सिस पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखे थे हमने।
ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कॉट व कर्व, हम कुछ भी काम करते हैं कोई तो रीजन होगा उसके पीछे, वरना हम कॉट कर्व का एनालिसिस क्यों करेंगे, हम ये बनाएंगे ही क्यों? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक जीनोम है तो उसमें क्या होता है, फिल्टर हो जाता है रिपीटेटिव सीक्वेंस, तो हमारे पास क्या बचता है? यूनिक, सिर्फ यूनिक सीक्वेंस बचता है। तो यूनिक सीक्वेंस हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, जो हमें उस जीनोम की और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये फिल्ट्रेशन की तरह एक यूज होती है टेक्निक। अब हमने ये बोला कि जैसे अब हमने ये बोला कि इससे ना कॉम्प्लेक्स जो डीएनए होता है वो फिल्ट्रेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स डीएनए, ये हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है डीएनए की वो डिपेंड नहीं करती ऑर्गेनिज्म पे, कि वो ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है कितना छोटा है। कोई जरूरी नहीं है कि टाइनी ऑर्गेनिज्म हो, डीएनए कम हो तो कॉम्प्लेक्स ना हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि ज्यादा क्रोमोसोम हो तो वो कॉम्प्लेक्स हो, नहीं, वो कम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो यही होता है, कॉम्प्लेक्सिटी डीएनए की डिपेंड नहीं करती है ऑर्गेनिज्म के टाइप पे, साइज पे, और ये मैटर नहीं करता। डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी इन फैक्टर्स पे मैटर नहीं करती, और इसे ही हम सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, देखो हमने वायरस इकोलाई ईस्ट, इसका हमने कॉट का फॉर्म किया है, तो उसमें ये हमारा ग्राफ आया है। यीस्ट की क्या है? कॉट वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसमें ज्यादा यूनिक सीक्वेंसेस होंगे डीएनए के। जैसे बैक्टीरिया का कॉट कर्व का एग्जाम्पल लेंगे, बैक्टीरिया का हमने किया जिसमें हमने कॉट कर्व से एनालाइज किया कि 99.7 सिंगल कॉपीज है, यूनिक सीक्वेंस है। वही माउस का देखा तो 60% सिंगल कॉपी है, 25% मिडल रिपीटेटिव है और 10% हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है। बैक्टीरिया में ज्यादा यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कॉट वैल्यू फाइंड करनी है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कोट के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की कंसंट्रेशन ये है, डीएनए सैंपल की कंसंट्रेशन, टाइम रीनेचुरेशन का ये लिया है 344 सेकेंड्स, और बफर फैक्टर हमने ये लिया है 5.820। कॉट वैल्यू कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियोटाइड का कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनटू बफर फैक्टर, ये हमारी कॉट वैल्यू आ गई, और उसका हमने फिर ऐसे ग्राफ फॉर्म कर दिया। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की परसेंटेज, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लॉग कॉट की वैल्यू, और ये हमने कॉट की वैल्यू डिनोट करके सिंगल कॉपी ये हमने ऐसे फॉर्म किया है। ये होता है ग्राफ का फॉर्मेशन। बस बेसिकली हम कॉट कर्व किस लिए लेते हैं कि हमें पता चल जाए उस डीएनए में सीक्वेंस में कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस है और कितने यूनिक सीक्वेंस, उसकी परसेंटेज के लिए एनालाइज करते हैं पूरा प्रोसेस।